हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः अध्याय 5। पाठ का नाम है सेवा ही परमो धर्मः। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सब अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या दो शब्दों में लिखिए। तो पहला क है कः प्रसिद्धः चिकित्सकः आसीत्। प्रसिद्ध चिकित्सक यानी कि प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? तो इसका उत्तर है नागार्जुनः। नागार्जुन थे। अब दूसरा प्रश्न दिया है अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ। दूसरे दिन में कौन दो आए? तो इसका उत्तर है द्वयो युवकौ। दो युवक आए। फिर अगला प्रश्न दिया है कः खिन्नः आसीत्। कौन उदास था? तो इसका उत्तर है द्वितीयः युवकः। दूसरा युवक उदास था। अगला प्रश्न दिया है रुग्णस्य परिस्थितिः कथम आसीत्। रुग्णस्य रोगी की यानी कि बीमार व्यक्ति की हालत कैसी थी? तो इसका उत्तर है शोचनीय, दुखदाई, बहुत ही दुखदाई थी। फिर अगला प्रश्न दिया है नागार्जुनः सहायक रूपेण कम चितवान। नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसको चुना? तो इसका उत्तर है द्वितीयम युवकम। दूसरे युवक को चुना। अब अगला प्रश्न दिया है काम विना चिकित्सकः न भवति। किसके बिना चिकित्सक यानी कि वैद्य नहीं होता है? तो इसका उत्तर है सेवा भावना। सेवा भावना के बिना कोई वैद्य नहीं हो सकता है। फिर अंतिम प्रश्न दिया है नागार्जुनः युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान। नागार्जुन ने दोनों युवकों को किस मार्ग से जाने के लिए निर्देश दिया? तो इसका उत्तर है राजमार्गेण। राजमार्ग से यानी कि मुख्य मार्ग से दोनों युवकों को नागार्जुन ने जाने के लिए कहा था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तो पहला क है अहोरात्रम नागार्जुनः कुत्र कार्यम करोति स्म। दिन रात नागार्जुन कहाँ कार्य करते थे? तो इसका उत्तर है अहोरात्रम नागार्जुनः प्रयोगशालायां कार्यम करोति स्म। दिन रात नागार्जुन प्रयोगशाला में कार्य करते थे। अब दूसरा प्रश्न दिया है नागार्जुनः महाराजम किम निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया? तो उसका उत्तर है नागार्जुनः महाराजम निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया यत् कि महाराज, हे महाराज, मम चिकित्सा कार्या एकः सहायकः आवश्यकः अस्ति। मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। अब अगला प्रश्न है प्रथमः युवकः कथम कार्यम कृतवान। पहले युवक ने कैसे कार्य किया? तो इसका उत्तर हम दो तरीके से दे सकते हैं। पहला है प्रथमः युवकः यंत्रवत कार्यम कृतवान। पहले युवक ने मशीन की तरह यानी कि यंत्र की तरह कार्य किया। या फिर हम लिख सकते हैं प्रथमः युवकः स्वगृहस्य समस्याः परित्यज्य रसायनम निर्मितवान। पहले युवक ने अपने घर की समस्याओं का त्याग करके औषधि का निर्माण किया। तो ये दोनों ही उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न दिया है द्वितीयः युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किम कृतवान। दूसरे युवक ने राजमार्ग पर रोगी को देखकर क्या किया? तो इसका उत्तर है द्वितीयः युवकः तम रोगिणं स्वगृहं नीतवान तस्य सेवां कृतवान च। दूसरा युवक उस रोगी को अपने घर ले गया, तस्य सेवां कृतवान च, और उसकी सेवा की। अब अंतिम प्रश्न दिया है सेवायाः भावनां विना किम न भवेत्। सेवा की भावना के बिना कौन नहीं हो सकता है? तो इसका उत्तर है सेवायाः भावनां बिना चिकित्सकः न भवेत्। सेवा की भावना के बिना कोई चिकित्सक यानी कि कोई वैद्य नहीं हो सकता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ने से पहले यहाँ एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। पहले हम इसे समझते हैं। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है।
रसायनम इति शब्दः आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते। रसायनम यह शब्द आयुर्वेद शास्त्र में औषधि यानी कि दवाई के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूसरी लाइन लिखी है कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालार्थे अपि भवति। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के अर्थ में भी होता है। तो पहली धातु दी है यहाँ पर पठ और उसमें प्रत्यय जोड़ा है कत्वतु। तो जब पठ धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो पुल्लिंग के एक वचन में शब्द बनता है पठितवान, जिसका अर्थ है वह पढ़ा, और बहुवचन में शब्द बनता है पठितवन्तः, यानी कि वे सब पढ़े। तो इसका प्रयोग अनेक व्यक्तियों के लिए किया जाता है और पठितवान का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए किया जाता है। उसी प्रकार जब पठ धातु में कत्वतु प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो स्त्रीलिंग में एक वचन में शब्द बनता है पठितवती, जिसका अर्थ है वह पढ़ी। इसका प्रयोग एक लड़की या एक महिला के लिए किया जाता है। और बहुवचन में शब्द बनता है पठितवत्यः, वे सब पढ़ी। तो इसका प्रयोग अनेक महिलाओं या लड़कियों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे सह पठितवान, वह पढ़ा। तो इसके सामने लिखा है सा पठितवती, वह पढ़ी। तो यह एक वचन शब्द है। पठितवान पुल्लिंग के लिए, पठितवती स्त्रीलिंग के लिए। अगला दिया है छात्रः पठितवान, छात्र पढ़ा, और इसके सामने लिखा है राधिका पठितवती, राधिका पढ़ी। अगला दिया है छात्राः पठितवन्तः। तो देखिए छात्राः एक बहुवचन शब्द है और पठितवन्तः भी एक पुल्लिंग बहुवचन शब्द है। इसका अर्थ क्या हुआ? अनेक छात्र पढ़े। उसी प्रकार बालिकाः पठितवत्यः, अनेक बालिकाएं पढ़ी। फिर अगला दिया है त्वम पठितवान, तुम पढ़े। तो स्त्रीलिंग में लिखा है त्वम पठितवती, तुम पढ़ी। फिर आखिरी वाक्य दिया है अहम पठितवान, मैं पढ़ा। तो स्त्रीलिंग के लिए दिया है अहम पठितवती, मैं पढ़ी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में लिखिए। तो पहला क दिया है पठितवान, इसका अर्थ है वह पढ़ा। तो यह एक पुल्लिंग एकवचन शब्द है, तो इसे हमें किस में बदलना है? स्त्रीलिंग एकवचन में। तो हम क्या करेंगे? हम वान के स्थान पर वती शब्द लिख देंगे, तो शब्द बनेगा पठितवती, वह पढ़ी। अब हमें स्त्रीलिंग एकवचन शब्द को बहुवचन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? वती के स्थान पर हम लिख देंगे वत्यः, तो शब्द बनेगा पठितवत्यः, वे सब पढ़ी। अब दूसरा दिया है ख गतवान, गतवान का अर्थ है वह गया। तो यहाँ पर भी हम वान के स्थान पर वती शब्द लिख देंगे, तो शब्द बनेगा गतवती, वह गई, और बहुवचन में लिखेंगे गतवत्यः, वे सब गई। अगला दिया है लिखितवान, तो स्त्रीलिंग एकवचन में लिखेंगे लिखितवती और स्त्रीलिंग बहुवचन में लिखेंगे लिखितवत्यः। फिर दिया है खादितवान, तो स्त्रीलिंग एकवचन में लिखेंगे खादितवती और स्त्रीलिंग बहुवचन में लिखेंगे खादितवत्यः। फिर दिया है क्रीडितवान, तो स्त्रीलिंग एकवचन में लिखेंगे क्रीडितवती और स्त्रीलिंग बहुवचन में लिखेंगे क्रीडितवत्यः। अगला दिया है हसितवान, हसितवान का अर्थ है वह हंसा। तो यह एक पुल्लिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में इसे बनाएंगे हसितवती, वह हंसी, और बहुवचन में लिखेंगे हसितवत्यः, वे सब हंसी। अगला दिया है निवेदितवान, तो स्त्रीलिंग एकवचन में लिखेंगे निवेदितवती और स्त्रीलिंग बहुवचन में लिखेंगे निवेदितवत्यः। फिर अंतिम दिया है सूचितवान, तो स्त्रीलिंग एकवचन में लिखेंगे सूचितवती और स्त्रीलिंग बहुवचन में लिखेंगे सूचितवत्यः। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए शब्दों को पुल्लिंग रूप में लिखिए। तो पहला क दिया है उदाहरण में पठितवती, इसका अर्थ है वह पढ़ी। तो यह भूतकाल का स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है। इसके आगे लिखा है एक वचन में पठितवान, इसका अर्थ है वह पढ़ा, और बहुवचन में लिखा है पठितवन्तः, वे सब पढ़े। तो यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सभी स्त्रीलिंग एकवचन के शब्द हैं। तो हमें इनका रूप बदलकर उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग एकवचन और पुल्लिंग बहुवचन में लिखना है। तो दूसरा दिया है कृतवती, तो इसे लिखेंगे एक वचन में कृतवान और बहुवचन में लिखेंगे कृतवन्तः। अगला दिया है दृष्टवती, तो पुल्लिंग एकवचन में लिखेंगे दृष्टवान और पुल्लिंग बहुवचन में लिखेंगे दृष्टवन्तः। फिर दिया है दत्तवती,
तो पुल्लिंग एकवचन में लिखेंगे दत्तवान और पुल्लिंग बहुवचन में लिखेंगे दत्तवन्तः। फिर अगला दिया है प्रक्षालितवती, तो पुल्लिंग एकवचन में लिखेंगे प्रक्षालितवान और पुल्लिंग बहुवचन में लिखेंगे प्रक्षालितवन्तः। फिर अंतिम दिया है धावितवती, तो पुल्लिंग एकवचन में लिखेंगे धावितवान और पुल्लिंग बहुवचन में लिखेंगे धावितवन्तः। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्य को बदलिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है यथा, जैसे पिता कषायम पिबती, पिता काढ़े को पीते हैं। तो ये वर्तमान काल का वाक्य है। इस वाक्य को बदलकर लिखा है पिता कषायम पितवान, पिता ने काढ़े को पिया। फिर अगला वाक्य दिया है अहम पुस्तकम नयामि, मैं पुस्तक को ले जाता हूँ। तो इसका वाक्य बदलकर लिखा है अहम पुस्तकम नीतवान, मैं पुस्तक को ले गया, या अहम पुस्तकम नीतवती, मैं पुस्तक को ले गई। तो यहाँ पर जितने भी वाक्य दिए गए हैं ये सभी वर्तमान काल के वाक्य हैं। हमें उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों को भूतकाल के वाक्यों में बदलना है। तो पहला क दिया है युवकः आपणम गच्छति, युवक दुकान जाता है। तो युवकः पुल्लिंग एकवचन शब्द है, तो गच्छति क्या बन जाएगा गतवान। तो वाक्य बनेगा युवकः आपणम गतवान, युवक दुकान गया। अब ख है सह रोटिकाम खादति, वह रोटी खाता है। तो सह पुल्लिंग एकवचन सर्वनाम शब्द है, तो खादति क्या बन जाएगा खादितवान। तो वाक्य बनेगा सह रोटिकाम खादितवान, उसने रोटी खाई। अगला है महिला वस्त्रम ददाति, महिला वस्त्र देती है। तो महिला स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है, तो ददाती बन जाएगा दत्तवती। तो वाक्य बनेगा महिला वस्त्रम दत्तवती, महिला ने वस्त्र दिया। अगला है बालकः द्विचक्रिकातः पतति, बालक साइकिल से गिरता है। तो वाक्य बनेगा बालकः द्विचक्रिकातः पतितवान, बालक साइकिल से गिरा। अगला वाक्य दिया है पितामही चलचित्रम पश्यति, दादी फिल्म देखती है। तो पितामही स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है, तो पश्यति बन जाएगा दृष्टवती। तो वाक्य बनेगा पितामही चलचित्रम दृष्टवती, दादी ने फिल्म देखी। अगला वाक्य दिया है अहम गृह पाठम लिखामि, मैं गृह कार्य लिखता हूँ, या मैं गृह कार्य लिखती हूँ। तो अहम का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए किया जाता है। तो भूतकाल में हम दोनों में वाक्य बनाएंगे। पुल्लिंग में वाक्य बनेगा अहम गृह पाठम लिखितवान, और स्त्रीलिंग में वाक्य बनेगा अहम गृह पाठम लिखितवती। अगला दिया है त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, या तुम कहाँ जाती हो। तो त्वम का प्रयोग भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। तो पुल्लिंग में वाक्य बनेगा त्वम कुत्र गतवान, तुम कहाँ गए थे, और स्त्रीलिंग में वाक्य बनेगा त्वम कुत्र गतवती, तुम कहाँ गई थी। अगला दिया है अश्वाः वने धावन्ति, अनेक घोड़े वन में दौड़ते हैं। तो अश्वाः पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, तो धावन्ति बन जाएगा धावितवन्तः। तो वाक्य बनेगा अश्वाः वने धावितवन्तः, अनेक घोड़े वन में दौड़े। अगला वाक्य दिया है बालिकाः शीघ्रम आगच्छन्ति, अनेक बालिकाएं जल्दी आती हैं। तो बालिकाः स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, तो आगच्छन्ति बन जाएगा आगतवत्यः। तो वाक्य बनेगा बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः, अनेक बालिकाएं जल्दी आ गई। अब अंतिम दिया है वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादामः, हम सब समुद्र के किनारे आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ पर शब्द दिया है वयम। वयम का प्रयोग हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में कर सकते हैं। तो पुल्लिंग में वाक्य बनेगा वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादितवन्तः, हम सबने समुद्र के किनारे आइसक्रीम खाई। स्त्रीलिंग में वाक्य बनेगा वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादितवत्यः, हम सबने समुद्र के किनारे आइसक्रीम खाई। तो ये था प्रश्न नंबर 5।
अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ने से पहले यहाँ छोटा सा एक बॉक्स दिया गया है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है। यहाँ लिखा है वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्यस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। इस लाइन का अर्थ है कि जब वर्तमान क्रियापद के साथ स्म अव्यय जुड़ता है तो उस क्रियापद का अर्थ बदलकर भूतकाल यानी पास्ट टेंस का हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण दिया है यथा, जैसे सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, वह बचपन में पुस्तक पढ़ता है। दूसरी लाइन में लिखा है सह बाल्ये पुस्तकानि पठति स्म, वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता था। तो जैसे ही पठति वर्तमान क्रियापद के पीछे स्म अव्यय पद को जोड़ा तो बना पठति स्म, पढ़ता था। तो पठति स्म क्रियापद का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। फिर आगे कोष्टक में दिया है अपठत। अपठत का अर्थ भी पढ़ता था। यह लंग लकार यानी भूतकाल का ही क्रियापद है। तो इन दोनों का अर्थ सेम होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है अनुच्छेदे कोष्टकेषु केचन धातवः दत्ताः सन्ति। अनुच्छेद में कोष्टकों में कुछ धातुएं दी गई हैं, यानी कि यहाँ जो अनुच्छेद दिया गया है इस अनुच्छेद के कोष्टकों में धातुएं दी गई हैं। उपरि दत्तम अवधेयांशम पठित्वा स्म इति अव्ययपदम उपयुज्य अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु। ऊपर दिए गए अवधेयांश को पढ़कर स्म अव्यय पद का उपयोग करके अनुच्छेद को फिर से लिखिए। तो यहाँ लिखा है कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम। तो यहाँ धातु दिए गच्छ, तो गच्छ धातु के वर्तमान क्रियापद गच्छति के पीछे जैसे ही स्म अव्यय पद को जोड़ा तो भूतकालिक क्रियापद बना गच्छति स्म, जाता था। तो इस लाइन का अर्थ हुआ किसान हर रोज खेत में जाता था। जल सेचनम डैश, आगे धातु दिए क्री। तो जब क्री धातु के वर्तमान क्रियापद करोति में स्म अव्यय पद को जोड़ेंगे तो भूतकालिक क्रियापद बनेगा करोति स्म, करता था। वह जल से सिंचाई करता था। अगला दिया है कीटानाम निवारणार्थम जैव औषधम। तो यहाँ धातु दिए स्थापय। स्थापय का अर्थ होता है डालना। तो स्म अव्यय पद को जोड़ने पर शब्द बनेगा स्थापयति स्म, डालता था। कीटाणुओं के निवारण के लिए वह जैविक खाद डालता था। सह कृषि कार्यम सम्यक। तो यहाँ धातु दिए ज्ञा। ज्ञा धातु से बनेगा जानाति और उसमें हम स्म अव्यय पद को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा जानाति स्म, जानता था। वह कृषि कार्य को अच्छे से जानता था। अतः अन्ये कृषिकाः संशयेन। तो यहाँ धातु दिए पृच्छ। पृच्छ से बनेगा पृच्छन्ति स्म, क्योंकि कृषिकाः बहुवचन शब्द है इसलिए यहाँ लिखेंगे हम पृच्छन्ति स्म। इसलिए दूसरे सभी किसान संशय के साथ पूछते थे। सह स्वाभिमानेन। तो यहाँ धातु दिए जीव। जीव से बनेगा जीवति स्म, वह स्वाभिमान के साथ जीता था। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति साभिमानम। तो यहाँ धातु दिए वद। वद से बनेगा वदति स्म, बोलता था। इसलिए मैं किसान हूँ, भूमिपुत्र हूँ, यह अभिमान के साथ बोलता था। सह क्षेत्रम गौम्यम। तो यहाँ धातु दिए योज्य। योज्य से बनेगा योजति स्म, मिलाता था। वह खेत में गोबर की खाद मिलाता था। न तो कृतकान पदार्थान, न कि कृत्रिम पदार्थों को। अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका। तो यहाँ धातु दिए भव। भव से बनेगा भवति स्म, होती थी। इसलिए धान की गुणवत्ता अधिक होती थी। जनाः जालपुट माध्यमेन तस्य तण्डुलम। तो यहाँ धातु दिए क्रीण। तो क्रियापद बनेगा क्रीणन्ति स्म, खरीदते थे। सभी लोग इंटरनेट के माध्यम से उसके चावल खरीदते थे। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषि कार्येण ससुखम। तो यहाँ धातु दिए जीव। जीव से बनेगा जीवन्ति स्म, जीते थे। इसी तरह उसके परिवार के सभी लोग कृषि कार्य के साथ सुख से जीते थे। सह सर्वान। तो यहाँ धातु दिए वद। वद से बनेगा वदति स्म, बोलता था। वह सभी को बोलता था। कृषकः न दीनः।
न च दरिद्रः। किसान न तो बेचारा है और न ही गरीब। परम सर्वेशाम पोषकः इति, बल्कि सभी का पालनहार है। इति ऐसा। तो अब बारी आती है इसके शीर्षक लिखने की। तो इस अनुच्छेद के आधार पर हम दो तरह से इसका शीर्षक बना सकते हैं। पहला, आदर्शः कृषकः, एक आदर्श किसान, या दूसरा, भूमिपुत्रः कृषकः, भूमिपुत्र किसान। तो इस तरह वर्तमान क्रियापद के साथ जब भी स्म अव्यय पद जुड़ता है तो उसका प्रयोग हमेशा भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। तो ये था अध्याय 5 सेवा ही परमो धर्मः का संपूर्ण अभ्यास कार्य। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।